तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मॉडर्न इंडिया, कहाँ? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने एक चैप्टर की शुरुआत किया था, मुगल साम्राज्य का विघटन या मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और कौन से कारण है। इस पे चर्चा हमारी हो चुकी है। उन पे चर्चा करते हुए आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं? नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय में। और इसमें हमने मैसूर पे इसके पहले चर्चा किया है, अवध पे भी चर्चा हमारी हो चुकी है, और कुछ राज्य बचे हुए हैं जैसे कि बंगाल। बंगाल बहुत खास है। अगर ये कहा जाए कि उन नवीन स्वायत्त राज्यों में से बंगाल को ही हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था तो सही था। हम लोगों ने पहले मैसूर को ही पढ़ लिया, हमने अवध को देख लिया। प्री और मेंस में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो मैंने अवध से भी ले लिया, और जो आपके मैसूर से था वो भी हो गया। इन स्वायत्त राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो कर्नाटक का जो युद्ध है, थोड़ा कुछ सवाल उससे बनता है, और इसके अलावा बंगाल ही बचता है। तो आज हम बंगाल को पढ़ना चाह रहे हैं। इरादा मेरा यह भी था कि हम इतिहास के उस आईने से बंगाल को ढूंढ लें। मैं ही सोच रहा था कि क्यों ना मैं बंगाल को कहाँ से लेके आऊँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मॉडर्न इंडिया में बंगाल को देखूँ। मेरा इरादा ऐसा था कि बंगाल को हम कहाँ देखें, प्राचीन भारत में भी देखें कि प्राचीन भारत में बंगाल कहाँ है, और साथ ही हम मध्यकाल में भी देखें कि मध्यकाल में भारत कहाँ, मतलब बंगाल कहाँ भारत में। लेकिन हमको ऐसा लगा कि ये सेटअप तो कर दिया गया था, इसको एनालाइज किया गया कि इसको होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा लगा कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो भी क्लास होगी बहुत लंबी होगी, 3-3 घंटे की एक क्लास, कम से कम 3 घंटे क्लास दिया जाएगा तो प्राचीन क्लियर किया जाएगा, और 3 घंटे की क्लास हो तो मध्यकाल में बंगाल क्लियर होगा। तो हमको लगा चूँकि हम मॉडर्न इंडिया को हिट किए हुए, मॉडर्न इंडिया आपका चल रहा है, जो कि UPPCS मेंस या UPSC का आप दे रहे हो, तो जो आपका GS1 है तो GS1 में टॉपिक 2 जो आपका है 1757 से लेकर के 1947 तक की जो क्या व्यक्तित्व, घटनाएं और जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे संबद्ध जो भी उन्होंने कुछ योगदान दिया हो, उन सब पर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। उसी क्रम में हम कहाँ हैं? तो बंगाल में हैं। बंगाल पढ़ने से पहले, और बंगाल जैसे यहाँ लिखा गया क्या कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार में बंगाल की कैसी स्थिति है, और उस ब्रिटिश जो हुकूमत है उसने ऐसा कौन सा कारण रहा है कि बंगाल जब अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाया तो उसने बंगाल में अधिक इंटरेस्ट दिखाया। कौन सा ऐसा रीजन है कि बंगाल ने सबसे ज़्यादा रुचि, ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे ज़्यादा रुचि बंगाल में ही दिखाई? ऐसा क्या कारण रहा होगा? और दूसरी बात ये भी है कि बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था अंग्रेज़ों के लिए? दूसरी बात कि बंगाल का स्वरूप क्या था? अगर आप उसका स्वरूप समझ जाइए, और बंगाल के स्वरूप को जानने के लिए हमें जाना होगा कहाँ? मध्यकालीन भारत में। यानी हमें कहाँ जाना होगा? मध्यकाल भारत में जाना होगा। तो जिज्ञासा अंदर हो जाती है कि जब हम मध्यकाल में गए तो क्यों ना हम प्राचीन में जाके देख लें। जब हम प्राचीन में जाएंगे तो अब पाल वंश आ जाएगा बंगाल में, है ना। जो गौड़ वंशी शासकों का अंत होगा, पाल वंश की स्थापना गोपाल करेगा। आप प्राचीन भारत में जाकर के वहाँ इस बात को देखेंगे। जैसे आप मध्यकाल में आएंगे, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही इसमें जो है इस बंगाल के तो कहा जाए कि शक्तिशाली राज्य बनता चला जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेडिवल में, यानी मध्यकाल भारत में जितने शासक होंगे कहाँ? बंगाल में। उन्होंने बंगाल को तो समृद्ध किया ही, जब आप मेडिवल के एंड में आएंगे, कहाँ? अंत में इसके आएंगे, और वो आएंगे कहाँ? जब 1707 में आएंगे तो मुगल साम्राज्य का बिखरता हुआ कुनबा, और उस मुगल साम्राज्य में जो कि 21 प्रांत थे, 21 प्रांतों से एक प्रांत की बात किया जाए बंगाल, तो बंगाल की स्थिति की वो अब अलग हो रहा था, कह सकते हैं आप। जब औरंगजेब मरा तो वहीं से कहानी किसकी शुरू है? उन राज्यों की जो शक्तिशाली थे, जब मुगल साम्राज्य का खत्म हो रहा था, मिट रहा था, पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जितने थे मुगल साम्राज्य में, औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी उसके आए थे वो सारे के सारे उत्तराधिकारी अयोग्य माने गए, क्योंकि कुछ ही सालों में 6 लोग आ जाए, ये कैसे हो सकता है? औरंगजेब के जाने के बाद कौन आ गया? बहादुर शाह प्रथम आ गया। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह 1 साल का शासक आ रहा है, और स्वयं बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 5 साल का शासक है। अब आप सोच सकते हैं 1712 से लेकर 1713 तक का जहांदार शाह
1 साल का शासक है। रफ़ीउद्दौला की बात करोगे तो महीनों के शासक हैं, जिनकी बात क्या किया जाएगा आपसे, वो कितना कम समय उनके पास है। यानी 1713 में कहानी खत्म हो जा रही है। 1713 में फर्रुखसियर की एंट्री होगी और फर्रुखसियर जैसे बनेगा उसका कहाँ हो जाएगा, 19 तक जाएगा। तो इतने कम समय में इतने शासक बदलते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे सूबा या प्रांत थे उनको अपने अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वो उस दिल्ली से स्वतंत्र होना चाहते थे। मैं आपको एक पृष्ठभूमि इसकी बता रहा हूँ। अगर आपने मेलबर्न इंडिया का लास्ट चैप्टर पढ़ा हो और मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो आप मेरी बातों को बखूबी समझ सकते हैं। और इसमें सबसे सहायक पुस्तक के रूप में जो हम प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है, स्पेक्ट्रम है। राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम बहुत लाजवाब बुक है, उसे पढ़िए, मेरी सारी बातों को समझिए, बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो हमने कहा कि वो अलग होना चाह रहे थे। अब इतने कम समय में इतने शासक बदल दिए गए, वाह भाई साहब। अब आप काउंट करेंगे अगर तो 1707 के बाद से लगभग फर्रुखसियर तक आते आते 6 शासक हो जाएंगे, जिन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया। किसे बर्बाद कर दिया? मुगल साम्राज्य को। वो अयोग्य थे। जब मोहम्मद सर रंगीला 1719 में आया तो लंबे समय का शासक आया। 1719 से लेके कहाँ तक, 1748 तक का समय उसका है। लेकिन उसी के समय में ही मुगल साम्राज्य का एक ऐसा जो कुनबा बहुत पहले बहुत जुड़ा हुआ था फेविकोल के जोड़ से, अब वो बिखर रहा था। बिखर करके वहीं अवध बनेगा, वहीं बंगाल बनेगा, वहीं मैसूर रहेगा। मतलब इतने राज्य हैं छोटे छोटे, वो जो राजा वहाँ या सूबेदार बनाए गए थे, गवर्नर बनाए गए थे, वो शक्तिशाली होते गए, वो अपने आप को अलग करते चले गए। और शायद यही रीज़न है कि बंगाल सबसे अलग लेकिन भारत में आंदोलन करने वाला, भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाला राज्य ही बंगाल है। अगर बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अटैक नहीं किया होता या बंगाल के पीछे नहीं पड़ते तो बंगाल भी उनके साथ ऐसी बेवफाई नहीं करता कि उन्हें देश को छोड़ के 1947 में जाना पड़ता। बंगाल पे अटैक नहीं करते, बंगाल को लेना नहीं चाहते तो उनकी बर्बादी लिखी नहीं जाती। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत, राष्ट्रवाद का जन्म बंगाल से होगा, क्योंकि जिसे आप सबसे ज़्यादा छेड़ते हैं वही सबसे ज़्यादा आपकी तबाही भी लाता है। ये कड़वा है पूरी तरह। तो बंगाल को ब्रिटिश हुकूमत ने छेड़ा। क्यों छेड़ा? उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्या मत सोचिएगा आप, गर्लफ्रेंड छेड़ है बार बार। चलिए तो हम चलते हैं कहाँ, बंगाल। एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है, अब हम आपसे ये बताने वाले हैं आपको कि वास्तव में जिस बंगाल की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो उस समय का जो बंगाल है उसमें आपका उड़ीसा, बिहार, जो झारखंड, उसमें आजकल बिहार, उस समय बिहार झारखंड एक ही राज्य थे। आप कहाँ जाइए, बिहार झारखंड दोनों की बात मैं करूं, और ऐसे पश्चिम बंगाल होते हुए ये आपका, यानी ये पूरा का हिस्सा क्या बंगाल है, इसमें बांग्लादेश भी शामिल। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उस समय का, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा था। तो हम चर्चा किसी करने जा रहे हैं बंगाल की। ये कौन है? ये बंगाल है। अब बंगाल है और इस बंगाल के स्वरूप पर पहले हम बात करेंगे आपसे कि बंगाल का स्वरूप वास्तव में कैसा रहा है। बंगाल, अब ये भी समझिएगा अच्छे से, जिस बंगाल की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं वह बंगाल 1651 से लेकर के 1947 का है। हम इसके पहले के बंगाल की चर्चा मध्यकाल में करेंगे, जिसको मैंने पहले बता दिया। उसके पहले की चर्चा हम कहाँ करेंगे? प्राचीन में करेंगे। यदि आप प्राचीन और मध्य को एक साथ पढ़े हों तो इसको कनेक्ट करके पढ़ाना बहुत आसान होता है, समझना भी आसान है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। स्वरूप की अगर बात किया जाए तो इसका स्वरूप कैसा है? यह मुगल साम्राज्य का एक प्रांत, जिसे आप क्या कहते हैं, सूबा था। क्या था? एक प्रांत था, सूबा था। यानी मुगल काल में राज्यों को क्या कहा गया है? सूबा कहा गया है। ये बात समझिएगा। यानी कि वो औरंगजेब के समय में ना, तो औरंगजेब मर रहा था तो उसके पास कुल 21 प्रांत थे, 21 सूबे थे। उन्हीं 21 प्रांतों में, यानी 21 सूबों में एक हमारा बंगाल भी था। उस बंगाल में उस समय की बात मैं करूं, 1651 से 1905 के पहले तक
1905 में बंगाल का विभाजन होगा, यानी 1905 तक इस बंगाल में कौन कौन शामिल है? बंगाल तो स्वयं है ही, प्लस किसे हम लाएंगे? बांग्लादेश को भी लाएंगे, और इसके बाद आपका बिहार भी आएगा। तो मैं उस समय के बिहार की अगर बात कर रहा हूं तो झारखंड भी उसी में शामिल हो सकता है ना। तो ये उड़ीसा भी यहाँ कनेक्ट होगा आपका। कौन? उड़ीसा। ये बंगाल था, वो संपूर्ण क्या था? बंगाल। यानी जब आप इसे पढ़ना शुरू करें तो मैप ड्रा करिए और मैप में उस चीज को दिखाते हुए और उसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। हमने कहा क्या कि हम किस बंगाल की चर्चा कर रहे हैं? 1651 से लेकर के 1947 तक का। एक बात और बताते हैं आपको चलें कि ये लेक्चर हम लोगों का एक क्लास में नहीं हो सकता है, हम 1947 तक आपको बंगाल को ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल आधुनिक भारत में इसकी स्थिति क्या रही है, आप संपूर्ण जानकारी इसमें लेंगे तो आपको बंगाल से उबना नहीं है। यहाँ शासकों को भी पढ़ना है और बंगाल के उन क्रांतिकारियों को भी पढ़ना पड़ेगा। बंगाल के विभाजन सारा कुछ यहाँ आपको पढ़ लेना है। अगर सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो वास्तव में कनेक्ट हो जाएंगी सारी बातें, नहीं तो कनेक्ट नहीं होंगी। तो अगर ये कहा जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ बंगाल को कहाँ 1651 से 47 तक, लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करता हूँ क्या कि हम 1651 और 1707 तक की बात कर ले। पहले 1651 से 1707 के बीच का जो बंगाल है ना वो बहुत ही शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली है। यानी क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल, सिर्फ बंगाल में कहूँ, यानी बहुत शक्तिशाली राज्य है। क्यों शक्तिशाली है? एक सवाल उठता है मन में, ये क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि इसके पीछे का रहस्य छिपा है क्या? क्योंकि इस समय मुगलों का शासन है। किसका? ये मुगलों का समय है, और मुगलों के समय में एक शासक मुगलों में हुए हैं, उनका नाम कौन है? औरंगजेब। कौन है वो? औरंगजेब। औरंगजेब का समय ही 1707 का, चूंकि डेथ हो गई 1707 में, इसलिए हमने कहा कि 1707 तक 1651 1707 तक बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है। और लाजवाब 1279 से लेकर के उस आप जब मेडिवल में जाएंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में तो आपको वहां बैक होकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंड को पढ़ रहे हैं, हम आधुनिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो जब आप प्राचीन मध्य को कनेक्ट करेंगे तो बंगाल में बहुत मजा आएगा। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दो वीडियो हम लोग बना लेंगे। किस पर? एक वीडियो कम से कम मेडिवल पर उस देख करके, और एक प्राचीन पे, दो में काम आपका बन सकता है। अब औरंगजेब उस समय क्या था? बादशाह था। कहाँ था? मुगल साम्राज्य था। अब मुगल साम्राज्य का बादशाह था तो यह योग्य था, ये अयोग्य नहीं था। कौन? और कह सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने उस साम्राज्य में सशक्त प्रशासन की व्यवस्था कर रखी थी। यानी औरंगजेब के समय में कैसा प्रशासन था? सशक्त प्रशासन था। अगर सशक्त प्रशासन है तो जाहिर सी बात उसके राज्य भी कैसे होंगे? बहुत ही शक्तिशाली होंगे। यानी राज्यों को शक्तिशाली किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। क्योंकि जिस घर में मालिक ताकतवर हो और प्रशासन ठीक से करता हो, उस घर के बच्चे बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो गिधारे पढ़ते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, ये बात आप जानिएगा। दूसरी बात और कि जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आपका पेन नहीं चलना चाहिए, किसी का भी, सबका पेन बंद होना चाहिए। मतलब ये डायग्राम बना सकते हैं, अन्यथा आप नोट्स कंप्लीट मत करिएगा, नहीं तो फंस जाओगे। यानी औरंगजेब 1651 1707 के बीच बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है किसका? ब्रिटिश काल के समय का। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि मुगलों का समय है और बादशाह है औरंगजेब। औरंगजेब एक सशक्त प्रशासक था, इतिहास में इसके लिए जाना जाता है। औरंगजेब ने किया क्या? अपने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उसने क्या किया? जो उसके सूबे थे, सूबों का मतलब जब मैं सूबा कहूं तो आप उसे प्रांत समझिएगा। उसने क्या किया? अपने सूबों में दो लोगों की नियुक्ति कर दिया। कहा देखो भैया ऐसा कि हम दो लोगों को नियुक्ति करेंगे, एक सूबा को देखने के लिए दो लोग होंगे। कौन? एक होगा सूबेदार। आपसे मैं सवाल करूं कि इस समय उत्तर प्रदेश का सूबेदार कौन है? उत्तर प्रदेश का सूबेदार कौन है? साधना?
उत्तर प्रदेश का सूबेदार वर्तमान में कौन है? राज्यपाल होता है। सूबेदार आनंदीबेन पटेल सूबेदार वर्तमान। हम उस काल की बात करें, हम मुगलों में। हाँ सही है, करेक्ट, यही है, गलत नहीं। तो उसने क्या किया, अपने प्रशासन को चलाने के लिए उसने सूबेदार की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। और उस सूबेदार किसे बनाया था? अजीमुशान को। अजीमुशान, अजीमुशान को बनाया। और उसने एक पद और सृजित कर लिया, दीवान का पद। दीवान यानी कि कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, यानी कि वित्त मंत्री। जो राजस्व वसूले उसकी जिम्मेदारी, और जो प्रशासन करे वो अजीमुशान दो को नियुक्त कर दिया। जब उसने नियुक्त कर दिया तो इसके नियुक्त करने के पीछे का कारण जानते क्या है? राज्य का शासन प्रशासन ठीक से चले, एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ ना रहे। मतलब आप शासन भी चलाओ, पैसा भी, राजस्व भी आपके पास आए, तब आप शक्तिशाली हो जाओगे। और जब आप शक्तिशाली हो जाओगे तो राज्य को जल्दी से क्या करोगे? तोड़ के अलग कर दोगे। औरंगजेब इतना सशक्त था, उसका प्रशासन कुछ इस तरह था। लेकिन चूंकि हम सभी प्रांतों को नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट कौन है? बंगाल है, यानी हमें बंगाल को ढूंढना है। अब इसने क्या किया, सूबेदार तो नियुक्त कर दिया अजीमुशान को बंगाल का। किसे नियुक्त किया था? औरंगजेब। और दीवान किसे नियुक्त किया? मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को क्या नियुक्त कर दिया? दीवान। और इसका जब ये कौन, किसकी डेथ हो गई? 1707 में जब औरंगजेब निकल लिया तो धीरे धीरे, चूंकि दिल्ली से दूर था ये, धीरे धीरे मुर्शीद कुली खां को लगा कि अब तो पैसा मेरे पास आ ही रहा, कर मैं वसूली कर ही रहा हूं, तो क्यों ना ऐसा कर दूं कि मैं एक राज्य का ही निर्माण कर दूं। तो ये कहा नहीं कि स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर रहा हूं, लेकिन लगभग उसने अपने आप को औरंगजेब के मरने के बाद ही स्वतंत्र घोषित कर लिया था, अंदर ही अंदर कर लिया था। जैसे कि भी आप बताएं कि राजनीतिक व्यक्ति किसी और पार्टी में क्या है, एमएलए है, अपनी पत्नी किसी और पार्टी में खिड़की खोल के कुदा दिया है कि जाओ दूसरी पार्टी मजा लो, तब तक तुम आएंगे, बाद हम भी चले आएंगे। मतलब सीधा यही होता है कि मुर्शीद कुली खां ये नहीं कहा मैं आजाद हूं ना, कहा नहीं। ये कहता तो कितने भी गिरते गिराते मुगल साम्राज्य में जो भी बादशाह रहता इनको साफ कर देता, लेकिन चुपके से काम करते। इसे कहते हैं अवसरवादी, क्या राजनीति कह सकते हैं, राजनीति अभी क्या कहा जाएगा, अवसरवादी। ऐसे लोगों का पतन बहुत ही बुरे तरीके से होता है। मतलब ऐसा पतन होगा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा। ये बात समझिएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ हम खेल खेलते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा खिलाड़ी हो, क्या पता हो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो। जो खेल खेल रहा है उससे बड़े खेल खेलने वाले आप ना हो, आप तो एक छोटे से गेमबाज हैं, क्या पता हो सबसे बड़ा गेमबाज हो, मालूम ही नहीं आपको ना। तो वही चीज क्या है, मुर्शीद कुली खां ने दिमाग लगा लिया। राजस्व की वसूली कर रहा था तो भाई उसके पास वित्त व्यवस्था थी, और जिसके पास पैसा रहता घर में वही कहता बांट भैया हम अलग रहेंगे। देखते नहीं क्या, जो मालिक रहता है पैसा का इकट्ठा कर रख लिया है, जल्दी बांटो हम अलग रहे हो जाए। और जिसके पास नहीं रहता है उसको तो भैया कैसे हम साथ में रह लें। आप जानिए लोग ऐसा सोचते हैं, कैसे हम साथ में, बड़ा भाई के पैसे इकट्ठा कर लिया है तो छोटा भाई ये चाहता है कि मेरे पास नहीं कुछ मैं लगा रहा हूँ इसके पीछे, अलग ना करे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अलग करने तैयारी में हो जाते हैं, ऐसा देखा गया बाद में। तो ऐसे ही मुर्शीद कुली खां चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर था, उससे वसूली कर ही लिया था और स्वतंत्र राज्य बना लिया। उसे जब जब लगा अपनी राजधानी बदल लिया, ये सब करता था। अब सबसे खास बात और क्या रही यहाँ, ये तो मुर्शीद कुली खां ने समय आते आते बंगाल को
अंदर ही अंदर स्वतंत्र कर लिया। लेकिन बंगाल में अंग्रेजों के लिए क्या कहानी है, वो 1717 की है। कब की है? 1717 की। 1717 की कहानी क्या है? शाही फरमान है। और शाही फरमान है मुगल साम्राज्य के पतन होते हुए उस विशाल साम्राज्य का एक ईंट फर्रुखसियर ने जिस शाही फरमान ने दस्तक को जारी किया था बंगाल के पतन में या बंगाल के मिटने में, उसी का हाथ है, दस्तक का। इस पे चर्चा भी हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं आपसे, अभी तुरंत करने वाले नहीं हैं। मतलब इस पे हम लोग अभी बहुत विस्तृत बात करेंगे। किसके साथ? जॉन सरमन, डॉक्टर हैमिल्टन की बात करेंगे। कैसे शाही फरमान दस्तक मिलेगा इसकी बात। आप चाहें तो इससे फोटो खींचिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे जो मन को करिए, चाहे जल्दी करिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, अब पर रहेगा नहीं। ये फीचर्स को देखना है, यानी इसकी विशेषता को देखना है। बंगाल की क्या विशेषता थी, क्यों लोग दीवाने हो गए थे बंगाल के? कौन सा ऐसा कारण था भाई? भारत में बहुत सारे राज्य थे ना, लेकिन जाहिर सी बात है जिनके पास गले में हार और क्या कहते हैं हाथों में कंगन और सोने का पायल पैर में हो, कमर में कमरबंद हो सोने का, चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ, भुजाओं में भुजबंद हो, तो जाहिर सी बात है कितना भी कोई होगा तो आकर्षित हो ही जाएगा ना। तो बंगाल को मैं वही उपमा देता हूँ। बंगाल भारत का बुलियन स्टेट है। बंगाल भारत का बुलियन स्टेट है, जिसके पास सोना चांदी ही चांदी है। उस समय, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, बंगाल को क्या कहा गया कि एक बुलियन स्टेट है। ये बुलियन क्या होता है, अब बुलियन स्टेट कब किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करने वाला हूँ। तो बुलियन कहा गया तो यानी कि इसके पास इतनी संपदा है बंगाल के पास, और ये जब भी कह सकते हैं एक, इसकी तुलना अगर उस नववधु से करिए जिसके गले में बहुत बड़ा सा हार, कई हार होते हैं, हाथों में कंगन होते हैं, पैरों में पायल, सोने चांदी से बनी ठनी लदी फनी, जो भी कह लीजिए आपकी भाषा में, और उसको सभी लोग देखते रह जाते हैं, देखने के लिए उसके लिए पैसा भी देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो बंगाल है। बंगाल की दशा ऐसी है, लोग दस्तक लिए थे, अनुमति मांगते थे हमारे बादशाह से कि अनुमति दे दो, बंगाल में हम एंट्री लेना चाहते हैं। तो किसी ने कहा नहीं देंगे एंट्री, दौड़ते रहो। 1608 में जब जहांगीर था, अंग्रेजों ने कहा हमें अनुमति दे दो कि एक कंपनी स्थापित कर लें। कहा नहीं देंगे भाई, कहाँ स्थापित करना था, गुजरात में। फिर 1613 में आते थे, 1611 में उसका मूड बदला, कहा चलो ठीक जाओ बना लो मसूलीपट्टनम में, लेकिन हम आपको गुजरात में नहीं दे रहे हैं। मसूलीपट्टनम बनाया, फिर क्या तो कहा चलो अच्छा ठीक वहाँ बना, वहाँ भी जा बना लो। फिर अनुमति दे दिया 1613 में, कहा कि ठीक गुजरात भी बना लो। फिर उसके बाद कहा ठीक है आ जाना, यहाँ बना लेना, कहाँ, बंगाल में। लेकिन बंगाल को पाने की चाहत, मैंने कहा कि बनी ठनी की वजह से आभूषणों यानी बुलियन स्टेट होने की वजह से, लेकिन ये इसकी विशेषता अपनी है। ऐसी विशेषता बहुत सारी किताबें मौन है। अगर आप बंगाल के इतिहास को पढ़िए तो किसी ने उसे वर्तमान में रौंद डाला है। बंगाल इतना समृद्ध राज्य, अंग्रेजों ने तो उसे रौंदा था, लेकिन वहाँ एक ऐसी शासिका है वर्तमान में भी जो कई बार शासन कर रही है, और उसका मैं ये कहूँ कि बंगाल के साथ रेप टू रेप है तो गलत नहीं है, यही सही है। अगर एक अच्छा शासक बंगाल के पास होता है तो बंगाल को बाद भी बहुत समृद्ध किया जा सकता है, क्योंकि अपनी उसकी विशेषताएं हैं। जैसे तो देख लेते हैं कि विशेषता हम आर्थिक, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से सशक्त राज्य था। ये बातें 1651 से 1707 के बीच की चल रही है, ध्यान रखिएगा। मतलब पूरी कहानी 7 के बाद भी आप कह सकते हैं, मतलब मैं 51 तक आपको ले 47 से ले चलूंगा, मतलब 1651 तक। हाँ, 1651 से 1947 के बीच की कहानी। लेकिन ये कहानी अभी किसकी है, आपको अंग्रेजी तो जाना है। यानी कि 1651 में ही पागल कौन होगा, अंग्रेज होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके पहले पागल नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगाव कब बढ़ेगा बंगाल से, जब देख लेंगे क्या कि यहाँ क्या है। चलिए, तो
इसकी आर्थिक और भौगोलिक रूप से सशक्त राज्य था, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। और जाहिर सी बात है, जहाँ उपजाऊ भूमि रहेगी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र है, उसका डेल्टा, यानी कि जहाँ नदियों उतर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जलोढ़ मृदा होगी और कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होगी। तो उपजाऊ भूमि थी पहली विशेषता। तो जिसके पास उपजाऊ भूमि होगी वो समृद्ध तो होगा ही ना। दूसरी बात क्या, यहाँ कारीगरी बहुत थी, यानी कारीगर सम मैकेनिक्स, यहाँ एक से एक तकनीकों का इस्तेमाल करके जलयान बना देते थे। बहुत सारे छोटे छोटे आभूषण की बात करिए, खिलौनों की बात करिए, ये बना देते थे। यानी बंगाल के लोग एक अच्छे टेक्नीशियन भी थे, हर क्षेत्र के थे। तो इसमें मैंने कहा कि कारीगरी इनकी अच्छी थी। तीसरी बात क्या थी कि समुद्री परिवहन, चूंकि यह एक तटीय राज्य था, यह एक तटीय राज्य है, तो इसका समुद्री परिवहन बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जितना भी इनकम करती थी, यानी निर्यात करती थी, 60% एशिया महाद्वीप को, जिन एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश हुकूमत ने जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था, उन देशों में भारत देश नहीं, बंगाल एक स्टेट 60% क्या करता है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक निर्यात बंगाल करता था। यानी किसने परसेंट, 60%, बाकी लोग 40% पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास एक समुद्री परिवहन जबरदस्त था, तटीय राज्य था। अब समुद्री परिवहन है तो हमारा माल कहाँ चला जाएगा, यूरोप महाद्वीप जाएगा, अफ्रीका भी जाएगा, हम जहाँ चाहें चला जाएगा ना। आसान तो बंगाल खाड़ी होते हुए आप समझ सकते हैं ना, तो बंगाल खाड़ी है और यहाँ उसके बंदरगाह थे, आप चाहे जहाँ जाइए लेकर के। तो समुद्री परिवहन था, तो इसके बाद दो बातें थी। क्या, इसके पास धन उससे आता था, निर्यात करेगा, तकनीकियां हैं, जो उपजाऊ मतलब कच्चा माल है, रॉ मटेरियल हो रहा है, उसको सीधे बेच रहा किसके हाथ, अन्य देशों में, जहाज लदवा दिया, चला गया, सप्लाई हो गया, अच्छा पैसा पा रहे हैं। पैसा नहीं, पैसा वगैरह सब यूज करना, ना, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ मुद्रा की चर्चा नहीं करनी है। सोना चांदी लेते थे, अपने सामान देने के बदले ये सोना लेते थे। कहें बेटा सोना चाहिए और चांदी चाहिए, सोना चांदी हीरा दोगे तो अपना सामान देंगे, कच्चा माल। अब सोना बाबू वाला नहीं, सोना चांदी नहीं, समझ जाइए कि वो सोना बाबू जी किसी काम के नहीं होते हैं, निठल्ले लोग हैं सोना बाबू, उनकी बात नहीं। बंगाल निठल्ला राज्य नहीं है, समृद्ध राज्य है। और ये सोना चांदी लेता था उसके बदले में, मुद्रा तो वहां थी ही नहीं भाई, क्या था, सोना चांदी, वही लेता था उसके बदले में। तो धन तो अधिक हो नहीं जाएगा। अरे वही गेहूं 20 रुपए किलो बेचो, और वही गेहूं बेचना हो तो सोने में बेचो, तो फिर देखो उसमें तो फिर आप बनी ठनी रहोगे हमेशा, उसमें क्या है। कौन घाटे में था, अभी अंग्रेज की बात छोड़िए, अभी उसको पहले पहचानिए कौन है वो। भाई हमने शुरू में कहा कि आकर्षण क्यों हुआ, सुंदरता से, आभूषण से। कोई बहुत सुंदर हो, उसके ऊपर आभूषण लाद दीजिए और उसे कह दीजिए कि आप अभी यहाँ से बाईपास से निकल के अयोध्या तक चलिए, उम्मीद है कि आधा शहर पीछे चलेगा, इस बात की उम्मीद की जाएगी। आधा शहर पीछे चलने वाला है उसके, इस रोड पे जाम लग जाएगा। बस ठीक से उसे आभूषण से लाद दीजिए, बस, और कुछ नहीं। अरे आप ही डाल देंगे डाका, कहें वही डालेंगे, क्या आप नहीं डालेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे तो देख के ही बेहोश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि आधे रास्ते को बेहोश कर देंगे। आप समझ जाए आकर्षण क्या होता है, वही बतिया, उसी में मजा भी आता है। ये बात जैसे बोलो चेहरा खिल जाता है इनका, मतलब अरे तो कितना बड़ी बात आई है, उसमें मजा नहीं है, वो अंधेरा है जिसमें खो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो समुद्री परिवहन है तो जाहिर धन आएगा खूब। और अगर परिवहन है तो आप ये भी समझिएगा, आपके पास एक सेना होगी, अगर तट हो, नेवी होगी, यानी आपके पास बल भी होगा। कैसा बल? सैन्य बल। यानी बंगाल एक ऐसा राज्य जिसके पास धन, समुद्री परिवहन के होने से निर्यात करता था वस्तुओं का, जो कच्चे माल थे उनका, उससे धन का, उससे क्या होता था, लाभ होता था।
और उसका समुद्री परिवहन होने से वो नेवी उसके पास थी, यानी सेना थी, सैन्य बल। यानी कि लड़ना है तो जहाज पे सवार हुए चले गए केरल, हम लोग चले आए। अब ऐसे स्थल से अगर केरल से जाना हो कहाँ, बंगाल, तो आधे रास्ते मर जाओगे, लेकिन यहां से आसान था, यानी नेवी इसके पास थी। तो दोनों चीजें। अब एक बात और, इस समय हम ये राज्य बंगाल बहुत शांत था, कोई समस्या नहीं, यहाँ पीस है, शांति है। और इसका प्रमाण सीधा सीधे हमारे कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया कि अगर आप इन 4 बातों को नहीं मानना चाहते हो कि आर्थिक भौगोलिक दृष्टि से सशक्त राज्य बंगाल था इतिहास में, कि यहाँ उपजाऊ भूमि थी, यहाँ कारीगर थे, समुद्री परिवहन था, धन और बल था, और यह शांत राज्य था, आप इस बात को नहीं मानना चाहते हो तो मानो। कैसे? कहा कि मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ इतिहासकारों ने जब इसके बारे में अच्छे बताया तो कहा कि समझ लो बात। क्या समझ लो? ब्रिटेन, मैंने कहा था आपसे, ब्रिटेन एशिया महाद्वीप से जितना भी निर्यात करता था अन्य देशों के लिए, उसमें 60% बंगाल का योगदान था। 40 में बाकी, 60 में बंगाल। तब आप सोच सकते हैं, मैंने कहा कि अगर वहाँ एक अच्छा शासक, एक अच्छा सीएम 10-20 सालों में हुआ होता तो बंगाल कुछ और होता। बंगाल गुजरात से भी अधिक समृद्ध हो सकता था, बंगाल दिल्ली महाराष्ट्र से समृद्ध हो सकता है था, लेकिन उसे समृद्ध बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहाँ जो भी हो रहा है अभी सही नहीं है, वहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है वो अच्छा नहीं है, जो भी हो। चलिए, यानी 60% कच्चा माल, यानी क्या, रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? एशिया महाद्वीप से जितना निर्यात हो रहा है उसमें अकेला भारत नहीं, बंगाल 60%। तो आप तो कंफर्म हो गए ना कि क्यों समृद्ध है, ये बात पुष्टि। दूसरी बात देख लीजिए, दूसरी बात कहता है क्या, 1706 से लेकर के 1756, 1706 से नहीं 1707 से 1756, 1707 से 1756 तक अगर आप डेटा इकट्ठा करिए तो जानते हैं, बड़ी मतलब अंदर की जानकारी आपको दे रहा हूँ, किताबें लगभग मौन होती हैं। 1707 से 1756 में इसने लगभग किससे, मतलब अपने निर्यात से, बंगाल ने 6.5 करोड़ का सोना चांदी इकट्ठा कर लिया था। मजाक बात नहीं है, इसके पास सब, अरे 1756 की बात कर रहे हो, 1707 से 1756 की बात कर रहे हो, आज की बात नहीं हो रही है, आप 2023 से 24 की बात नहीं कर रहे हो। यानी 1707 से 1756 के बीच बंगाल ने 6.5 करोड़ का सोना चांदी कलेक्ट कर लिया था। अब आप सोच देख लीजिए, 6.5 करोड़, मजाक नहीं, सोना चांदी। आज सोने का रेट पता करिएगा और चांदी का तो आप समझ सकते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद तीसरी बात क्या इसके साथ था, ये जो बातें की गई इसके सपोर्ट में बता रहा हूं आपको, 2 बातें हो गई। हुगली इसके निर्यात का केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पोर्ट था। ये क्या बन गया, ये निर्यात का केंद्र था। दुनिया में कोई वस्तु जानी भारत से बाहर, भारत से बाहर कोई वस्तु जानी है निर्यात करना तो हुगली से निकल के जाता था। तो अब आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि बंगाल की महत्ता क्या थी और बंगाल का इतिहास में क्या स्वरूप है, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में क्या स्वरूप है ना। स्वरूप की बात हमने कर दिया, हमने बता दिया बंगाल में कौन था, 51 से 1707 में शक्तिशाली राज्य है, ये मैंने बता दिया आपको। मैंने बताया कि ऐसा कौन सा कारण है कि इसकी अपनी विशेषता क्या थी बंगाल की, तो मैंने उसकी विशेषता ही बता दी। विशेषता सबसे खास बात क्या है, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक सशक्त राज्य है बंगाल, जिसके पास बहुत उपजाऊ भूमि है, अच्छी कारीगरी है, समुद्री परिवहन है और शांत है। क्यों? इसकी पुष्टि ये 3 बातें करती है। तो आप समझ गए। चलिए अब हम इसको आप
पिघलने चले जल्दी से, हटा रहा हूँ मैं। तो अभी देखना है कि अंग्रेजों को बंगाल से ही इतनी मोहब्बत क्यों, इतना आकर्षण क्यों हो गया। भारत में तो और भी राज्य थे, मुगल साम्राज्य तो मिट ही रहा था, वो चाहते किसी राज्य को हड़प लेते, क्योंकि वो व्यापार करने ही आए थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाइए। एक बात और है कि हमेशा जैसे मूवी में एक साथ दो बातें चलती हैं, कभी कभी कोई मूवी हो जिसमें डबल रोल हो नायक का, अगर नायक का डबल रोल है, नायिका का डबल रोल, तो एक साथ दो कहानियाँ चलती हैं, ये बात समझिएगा। इसके पहले जो आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया जितनी बातें, वो समझ सकते हैं कि इसका पार्ट 1 है, मतलब उसी मूवी का एक ऐसा जो पर्दे के पीछे है, और जो अब हम बताने आपको जा रहे हैं ये ठीक सामने जिस उद्देश्य से हम इसे पढ़ रहे हैं, किसे, बंगाल को, अब वो शुरू हो गया। यानी अंग्रेज, अब आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेज भारत कैसे आए, क्योंकि इसके पहले का चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसको आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अंग्रेज का आकर्षण होना, या आपको एक लाइन यहाँ समझना चाहिए कि अंग्रेज जो अंग्रेजी कंपनी थी, जिसे आप कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का आकर्षण था बंगाल से, तो स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, 31 दिसंबर 1600 को की गई थी, है ना। इस बात को बखूबी जानते हैं। लगभग 217 भागीदारों के साथ कितना, 30,133 पाउंड की धनराशि थी और 217 भागीदार थे। इतने व्यापारी मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। और उस समय जो ब्रिटेन की एम्प्रेस कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक। तो उस समय स्थापित हुआ। ये कहानी आप जानते हैं, उसको यहाँ हमें लाना नहीं है। लेकिन जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में हुई थी, आपको जानना चाहिए कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का सबसे होनहार शासक अकबर था। या समझिएगा आप, उस समय की बात है। लेकिन स्थापित तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी, फिर इनके दिमाग में यह अंग्रेजों के क्या कि इस कंपनी का हमें क्या करना है, विस्तार। क्या करना है, विस्तार करना है। जब ये इसका विस्तार करना चाहे, वो भी कैसा विस्तार, राजनीतिक नहीं, व्यापारिक विस्तार। कैसा, व्यापारिक विस्तार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना ही था, शासन करना बिल्कुल नहीं था। तो जब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक विस्तार करना चाहिए, मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब ब्रिटेन में हुई तो उस समय भारत में सम्राट कौन है, बादशाह कौन, अकबर है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही थी तो उस समय अकबर मर चुका था, उसका निहायत ही नालायक बेटा जहांगीर था। उसमें कौन आ गया, बादशाह बन के जहांगीर। विस्तार के क्रम को देखा जाए, जब अंग्रेज आए तो उस जहांगीर का पीछा करते हुए आपने पढ़ा होगा कैप्टन हॉकिंस को, है ना, बखूबी आप पढ़ें, देख भी लीजिएगा एक बार और। वहाँ मैं नहीं जाऊँगा जो बंगाल में हूँ, थोड़ी सी कहानी बता दूंगा जरूर वहाँ से। वो पीछा करते हुए अजमेर तक गया था जहांगीर का। कहा, हे भगवान, माय लॉर्ड, मेरे खुदा, मुझे आप अनुमति दे दो कि मैं एक व्यापारिक कंपनी स्थापित, व्यापारिक कोठी बना लूँ आपके गुजरात में जाके। उसने कहा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, तुम्हें भले कितनी मोहब्बत हो लेकिन हम तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। उसे मना कर दिया। किसने, जहांगीर ने। अब उनको इंतजार करना था, मना कर तो क्या करोगे। लेकिन कहते हैं कि जैसे एक बार प्रपोज कोई करता है किसी को, नहीं एक्सेप्ट होता। 1 साल तक क्लास 8th में था, लगा था, नहीं बात बन रही थी, बार बार लेटर लिख रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन जब 8th से 9th में गया, मैच्योरिटी थोड़ा आई, 10th में गया, और फिर कहाँ गया, 11th में गया। 8th में रिजेक्ट है, यानी कि 1608 का जितना भी प्रयास है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया।
लेकिन लगातार कोशिश अंग्रेजों की चलती रही। जैसे बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाली ज्वेलरी शॉप वाली जो लड़की है उसके पीछे पड़ा रहता है, लेटरबाजी करता है, क्योंकि ज्वेलरी शॉप की जो लड़कियां होती हैं बड़ी सुंदर और आभूषण युक्त होती हैं। मतलब मेरा कहने का सीधा मतलब है, ज्वेलरी शॉप का मतलब होता है जिसके यहाँ ज्वेलरी शॉप चलता हो, उसी बात चल रही। क्योंकि दुकान सोने चांदी का चलता फिरता वही लड़कियां होती हैं जो जौहरी की पुत्रियां होती हैं। मेरी बातें किसी का नथा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास रहता है आभूषण, वही पहन के घूमती रहती है। बाकी लोग तो शादी विवाह पहनते हैं ना, हमेशा नहीं पहनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपना काम चला लेते हैं। तो 1608 में कहा, लेकिन माना ही नहीं, कहा ना ना ना, हम तो मानेंगे नहीं। तो 1608 को कोई मतलब नहीं। 1611 यानी पहुंच गया 11th क्लास में। क्या ठीक है, तुम्हें परमानेंट नहीं बनाते हैं अपना, लेकिन अस्थायी तौर पर तब तक तुम मेरे साथ घूम टहल सकते हो जब तक कि हम तुम्हें परख ना लें। लड़की कहती किससे? लड़के से। अभी तुम 3 साल मेहनत किए थे, चलो 11 में तुम्हें अनुमति दे रही हूँ, तुम मुझसे बातचीत करो, लेकिन अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। तो हम जब चाहोगे तब नहीं मिलेंगे। अस्थायी कब होता है? जब शादी वादी हो जाती है तब अस्थायी होता है। तो 1611 में कहा कि मसूलीपट्टनम चले जाओ, वहीं खोल लो कंपनी। यानी अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना अपना खोल लिया। अब वो कोशिश तो कर ही रहा था कि मुझे परमानेंट कर दो। अंग्रेज कहते हैं मुझे परमानेंट चाहिए भाई कारखाना। जैसे लड़के कहते नहीं, ये अस्थायी ना रखो, परमानेंट रहेंगे, ये अपाची बैठा घुमाएंगे फैजाबाद में, अगर बर्दाश्त हो तो फिर, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ऐसे लड़के जिद पे आ जाते हैं, खासकर शहर वाले लड़के जिद्दी टाइप के, मारेंगे परफ्यूम, नहा के निकलते हैं जब कलावा लटकाते हुए, तो आप समझ सकते हैं। ये कहानी जो बताई जा रही है फैजाबाद शहर की है, ये सही कहानियाँ हैं। यहाँ राम जी जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जिनका नज़ारेबाजी आप शाम को 7 बजे लेकर 9 बजे तक फैजाबाद के बस अड्डे से राम पथ होते हुए अयोध्या तक देख सकते हैं। चलिए, तो 1613 में सूरत में भी अस्थायी स्थापित करने की अनुमति मिल गई अंग्रेजों को। यानी लगे थे अंग्रेज, 1608 से लगे थे, नहीं पा रहे थे। 11 अस्थायी, 13 हो गया अस्थायी। और जब इतना हो गया तो अभी कहाँ सूरत में है, अब आंध्रा में है। अब 1639 की बात करते हैं। 1639 में क्या मद्रास में भी इन लोगों ने एक किला बनाया, उसे फोर्ट डेलिड या डेली जो भी आप कहिए, स्थापित किया। किसने? अंग्रेजों ने। एक खास बात और रहा कि इसी बीच में 1651 आप पहुंच गए। अब 1651 में हुआ क्या कि अंग्रेजों को अनुमति क्या दे दी गई? अब आप आ गए हैं कहाँ? 1651 से 1947। मैंने कहा ये बंगाल के इतिहास में आपको 1651 से 1947 तक का सुना रहा हूं। यानी अब मैं कहाँ जा रहा हूं? 1651 अंग्रेज की कहानी थी ना, जो कि यहां लिखा ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, वो भी कहाँ? बंगाल में। बंगाल को जोड़ने की बात थी, ब्रिटिश साम्राज्य में बंगाल को मिलाने की बात थी। तो 1651 में हुगली, और हुगली कहाँ बेटा? बंगाल में। हुगली में अंग्रेजों को अनुमति मिल गई क्या? कारखाना स्थापित करने की। और अगर अनुमति मिल गई तो ये तो कंफर्म हो गया कि बंगाल में अब अंग्रेजों की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? 1651 में। पहले कहता था कि एक गाना है, पता नहीं कौन सा हो, अनिल कपूर और बिपाशा बसु शायद है क्या, सलमान खान, इश्क दी गली विच नो एंट्री, है ना? ही गाना सुनिए, अच्छा गाना है।
पहले क्या था, एंट्री नहीं देंगे, ये गाना गा रही थी बार बार, नहीं देंगे अनुमति। लेकिन बताइए 1651 में एंट्री हो गई किसकी, अंग्रेजों की बंगाल में। अब शुरू होगा किसका खेल, अंग्रेजों का बंगाल के साथ जो खेल शुरू है, यही शुरू 1651 से। इसके पहले भारत के अन्य राज्यों में है। तो यही है ना कि किसी भी, अगर आप कोई साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेप टू स्टेप आना होगा। बंगाल की चाहत बहुत पहले थी, वो चाहत 1608 से तो चल रही थी, लेकिन कब पूरी हुई, 51 में। इतना पेशेंस रखोगे तो वीर जारा हो जाओगे। नहीं समझे क्या, नहीं जान पाए वीर जारा, देख लो मूवी, वीर जारा एक मूवी बहुत अच्छी है, हाँ शाहरुख खान की है। चाहत में, या एक मूवी है, हाँ नाम लिखिए आप देखिएगा, एक मूवी अमिताभ बच्चन श्रीदेवी की है, खुदा गवाह, उसको भी देखिएगा। इंतजार बड़ा खतरनाक है क्या, इतना इंतजार कर लिया इन लोगों ने। 1651 हुगली में कारखाना स्थापित किया। एक लाइन आ गई किस बात की, कि अब अंग्रेजों के व्यापारिक विस्तार में, क्या अंग्रेजों के व्यापारिक विस्तार में अब उनकी एंट्री कहां हुई, बंगाल 1651 में। इसी बीच में एक और ड्रामा खेल रहा है, कौन चल रहा है ड्रामा 1661 में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1661 में यहाँ चूंकि पुर्तगाली भी तो आए थे यूरोपीय कंपनियों में, तो 1661 में इनको और क्या मजा आ गया कि पुर्तगालियों ने जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनकी शादी ब्रिटेन राजकुमार से हो गई। तो पुर्तगालियों ने मुंबई को गिफ्ट कर दिया, किसे, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को क्या मिल गया, मुंबई भी मिल गया, दहेज मिल गया। अब आप सोचिए, देश हमारा, राज्य हमारा, दहेज ले दे रहे हैं ब्रिटेन में बैठे। मतलब आप सोच के देखिए, देश हमारा, राज्य हमारा, और दहेज देने के लिए वो दे दिए। अब लीजिए, ऐसा अगर हो जाए तो अभी भी जो शादियां होती हैं तो अक्सर लोग लिखते हैं फला परिवार, जिस परिवार जिस जाति के रहते हैं, जिस वंश के, कोई लिखता है सोनकर परिवार, कोई लिखता है पटेल परिवार, कोई यदुवंशी परिवार, कोई लगता है क्षत्रिय परिवार। विवाह में अक्सर पहले नाम लिखा जाता था फला बेट्स फला, अब क्या लिखा जाता है कि ब्राह्मण वंशी परिवार, नहीं परशुराम वंशी भृगवंशी, ऐसा ऐसा लिखा है। राम राम, अरे यार सबका विवाह नहीं करो, अपने किसी एक दो का विवाह कर रहे हो, तुम तो पूरा जोड़ दिए। बीच में फैशन चल गया था क्या, बस्ती बेट्स अयोध्या लीजिए, ये भी जिला से जिला हो रहा था। मतलब ये कैसे हो सकता है। तो एक बार ऐसा कुछ कहीं कार्यक्रम था, उसी में पुलिस वालों ने धर पकड़ कर दिया, अच्छे मारा रोक करके बारातियों को, कहा यार ये बताओ शादी तुम एक जगह करने जा रहे हो, पूरे शहर से करने जा रहे हो, समझिए मेरी बात। तो वैसे भाई दहेज दे आपको थे, लेकिन दहेज किसे मिल गया, अंग्रेजों को तो बल्ले बल्ले हो गया ना, मुंबई पा के दहेज में। और मुंबई भी एक तटीय राज्य था, अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शक्तिशाली। फिर आप कहा जाएंगे, अब ये बात एंट्री भी हो गई और मुंबई भी उनको मिल गया। ये मैंने कहा था व्यापारिक विस्तार। अब हमें क्या देखना है, अंग्रेजों का राजनैतिक विस्तार। बस यही आप समझ जाइए तो बंगाली कहानी भी समझ में आ जाएगी। राजनीतिक विस्तार क्या, पहली बात, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका विरोध अंग्रेज कर रहे थे। यूरोपीय कंपनियों का विरोध, यानी कि अन्य कह लीजिए, अन्य यूरोपीय कंपनी विरोध कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो ना रहने पाए, हम अकेले रहें। उस विरोध में सबसे पहले इन लोगों ने पुर्तगालियों को पकड़ा, जिन्होंने शादी करवाई, दहेज दिया उन्हीं को। अब नहीं समझे आप, दहेज कम मिलने से बहुओं को जला दिया जाता, तो वो तो पूरा युद्ध करने जा रहे हैं, कौन, अंग्रेज। सास ससुर ननद तो यहाँ डेली युद्ध करके 6 लाख कम था उसमें, जो फ्रिज लाए थे वो खराब हो गई, पुरानी थी, उसमें जो है
डबल डेकर नहीं था, लीजिए मंगाओ डबल डेकर। हाँ, आजकल विवाद होता रहता है, तो कंपनी का नाम बता दिया जाता है लेने से पहले। तो पुर्तगालियों को क्या 1612, आप जानते हैं 1612 यानी कौन, सूरत। इन्होंने विरोध किया कि 1612 में सूरत में पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों ने सूरत को छोड़ दिया, और सूरत को पुर्तगालियों ने छोड़ दिया। वो उनका वो सीमित कहाँ हो गया, दमन दीव तक और गोवा तक। उन्होंने छोड़ दिया किसे, गुजरात को, समझे, यानी भगा दिया पुर्तगालियों को। इसके अलावा डच थे, जो डच थे, डच को 1759 में क्या किया, बेदरा के युद्ध में हरा दिया। बेदरा का युद्ध आप पढ़िएगा, ठीक है, डचों अंग्रेजों के बीच में है। तो बेदरा के युद्ध में 1700 में हरा दिया, भगा दिया, तुम भी जाओ। यानी जैसे हम बीजेपी कहती कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेज उस समय क्या कहते थे, अन्य यूरोपियन कंपनी मुक्त भारत, यानी खाली हम ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। फिर क्या किया, अब बचे थे फ्रेंच, जो ज्यादा ताकतवर थे। फ्रेंच को हटाएगा कहाँ, कर्नाटक युद्ध में 1746 1756। फ्रेंच को 1746 से 1756 के मध्य क्या किया, गायब कर दिया। कहा जाओ बेटा, छुट्टी तुम्हारी, भारत छोड़ो। कर्नाटक युद्ध करके अंग्रेजों ने इन तीनों शक्तियों को इस देश से बाहर निकाल दिया। हाँ, 1712 क्या चीज, क्यों बेटा, कहाँ ये, अच्छा मैं क्या लिख दिया हूँ, 1612 ही होना चाहिए, 17 नहीं, ठीक। तो पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इन सबको धीरे धीरे मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए उन भारत के हिस्सों में जहां जहां उन लोगों ने क्या स्थापित कर लिया था, कंपनियां। ठीक, समझ गए मेरी बात। अब दो बातें, इनकी मदद कोई और कर रहा था। जैसे ये तो राजनीतिक विस्तार जब कर रहे थे, ये तो व्यापारिक विस्तार में पढ़ा, जब राजनीतिक विस्तार कर रहे थे, इन्होंने पुर्तगालियों को भारत से बाहर, सूरत से बाहर किया, डच को बेदरा युद्ध में हरा के बाहर कर दिया, फ्रांसीसियों को 1746 1756 तक कर्नाटक युद्ध किया और बाहर कर दिया। वाह, अब इनकी मदद के लिए इनके राजनीतिक विस्तार में एक मददगार साबित हुआ, उसका नाम था फर्रुखसियर। अब कहानी आ गई, फर्रुखसियर, इसने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान को ही दस्तक के नाम से जाना गया। क्या, दस्तक नाम। क्या जारी किया, शाही फरमान। शाही फरमान क्यों जारी किया, ये इसका फर्रुखसियर का समय अगर कहा जाए तो क्या है, 1712 से 1713, कितना, 13 ही, एक साल का है। हाँ, ज्यादा लंबा समय इसके पास नहीं है, लेकिन इसी में ये कलाकारी कर जाएगा, गलती कर जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, शाही फरमान क्यों जारी किया, ऐसा कौन सा दस्तक है क्या, दस्तक एक कर मुक्त लाइसेंस है। उसे क्या हुआ कि उसके यहाँ दौरा किया, कहानी सुना दे रहा हूं आपको। जॉन सोरमन थे, जॉन सोरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल किससे मिलने गया, फर्रुखसियर के दरबार में। उस शिष्टमंडल में डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर यंग हैमिल्टन। डॉक्टर यंग हैमिल्टन भी साथ में थे। उस समय फर्रुखसियर पाइल्स से पीड़ित था। बहुत सारी पुस्तकें कहती हैं इसको फोड़ा हो गया गर्दन में। अरे फोड़ा गर्दन में नहीं था, एनस में था, यानी उसे पाइल्स हो गया था। उसी पाइल्स का डॉक्टर यंग हैमिल्टन ने ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दिया 4 सूत्री विधि से। उसके बाद कुछ धागे बांध के खींच दिया। अब उसका वो खत्म हो गया, क्या, पाइल्स ठीक हो गया। तो उसने खुश होकर के, अब आप समझ रहे हैं, पाइल्स जिसको हो जाता है वर्तमान में जीना हराम हो जाता है। इसके लिए एक मूवी है, संजय दत्त की है शायद, पुलिसगिरी, देखिएगा। उसके पाइल्स के बारे में विशेष जानकारी वहीं मिलेगी, प्रकाश राज से आप संपर्क करेंगे। पुलिसगिरी में अंतिम जो सीन होगी नुन्नू वाली, वही देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे मैं जो बता रहा हूँ। टिकती नहीं है शरीर कहीं जब जो उसका शिकार हो जाता है। इतने बड़े सिंहासन पे फर्रुखसियर बैठता था, लेकिन टिकता नहीं था, क्योंकि उससे निजात दिलवाया था किसने, जॉन सोरमन ने। भाई खुश हुआ, कहा अरे भाई चलो आपको हम क्या देते हैं,
हम देते हैं एक, आपको शाही फरमान जारी किया, यानी एक परमिट दिया और कहा क्या, कहा इस शाही फरमान को अपने पास रखे रहना, तुम्हें कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। कहाँ? बंगाल में। कैसे? कहा बेटा ऐसा है ना, 3,000 रुपया, कहा 3,000 रुपये प्रतिवर्ष हमारे खाते में जमा कर देना। गूगल पे, फोन पे नहीं था, भीम पे नहीं था भाई, आप किसी माध्यम से मेरे यहां ला करके क्या करना, 3,000 रुपये प्रतिवर्ष, जिसे कहा गया वार्षिक कर के रूप में जमा कर देना। वार्षिक कर, 1 साल में, तो तुम पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, चाहे जो सामान लाओ ले जाओ, कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा, अगर आपने मुझे 10,000 रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक पे कर दिया, तो सूरत में भी आप मेरी दस्तक का इस्तेमाल करके कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। ये किससे कह दिया? और एक और कहा कि आपके द्वारा जो मुंबई में टकसाल चल रहा है, जो आप सिक्कों की ढलाई कर रहे हो, वो जो सोने चांदी के सिक्के हैं वो पूरे भारत में वैध होंगे। 3 बातें इस शाही फरमान में है, ये जल्दी मिलता नहीं है, बशर्ते आप ठीक से पढ़ोगे मिलेगा। तो 3 बातें इस शाही फरमान में थी। इसे अंग्रेजों के लिए इस शाही फरमान को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महाधिकार पत्र, यानी कौन? मुगल साम्राज्य का बुझता हुआ चिराग फर्रुखसियर, जो जिसे घृणित कायर कहा जाता है, जिसे अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां ने मिल करके सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था, निहायत घृणित, जिसने बंदा बहादुर की जिह्वा को काट लिया था, जिसकी वजह से इसे कहा गया है क्या? घृणित कायर। नहीं, कहा नहीं जाता, किसी के बच्चे की कलेजे को निकाल लिया था किसने? फर्रुखसियर ने, इसीलिए कहा गया है घृणित कायर। मतलब इसके इतिहास पढ़ोगे समझ जाओगे, मतलब ऐसा था। तो फर्रुखसियर ने एक महाधिकार पत्र दिया था किसे? अंग्रेजों को। अब आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, अब समझ गया। अब इस शाही फरमान, इन सारी बातों को यहीं पर रोक दो, यानी मूवी का कुछ हिस्सा, जैसे आप देख रहे थे तब तक पता फोन आ गया, हीरो की माँ कहाँ थी? गांव में, गुंडों ने अटैक कर दिया, रोक दो। अब मुंबई वाली सीन कट। अब ये देखना है, विस्तार कर रहे थे, ये विस्तार है किसका? अंग्रेजों का। मैंने वहां क्या दिया? ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, यानी ब्रिटिश का व्यापारिक विस्तार, राजनैतिक विस्तार कैसे हुआ, ये मैं आपको बता दिया हूं। लेकिन अभी एक बात यहां बची है, कैसे इंटरेस्ट जगा था, कब देखा था? स्कूल के गेट के बाहर देखा था, या घर से उस बिल्डिंग के ऊपर रेलिंग से झांकते हुए देखा था? कैसे देखा था? कि दूरबीन लगा के देखा था? नहीं तो अपना सपना, मनी मनी एक मूवी है, उसको देख सकते हो। राजपाल यादव कहीं झरों के झांक रहा था, बहुत मार खाया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मार भी खाएंगे। बंगाल को झांकते हुए, झांकने की वजह से ही अंग्रेजों की हालत खराब करेगी कौन? भारतीय जनता, यानी क्रांतिकारी करेंगे फ्यूचर में। ना छेड़ते बंगाल को तो वर्षों बरस भारत पे शासन करते। अरे छेड़ के गलती कर दिए, मकान मालिक के लड़की एक नहीं बख्शोगे तो कैसे उस बिल्डिंग में रहोगे भाई? तो आपने बंगाल को छेड़ दिया, तो अब समझ जाओ, जो समृद्ध था उसी को छेड़ दिया। वाह। चलिए, अब हमें देखना कि इंटरेस्ट कब जगा। आते जाते देखा था, या शादी में कोई गया था उसके बारे में बता दिया, गुणगान कर दिया, गुणगान सुन के तुम उससे आकर्षित हो गए हो। अब ये ढूंढना है ऐसा क्या रीजन था जो हमें जानना है। रोकिएगा, ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेजों को इंटरेस्ट था बंगाल में? इसके पहले आपने देखा कि उनका व्यापारिक विस्तार
कैसे उन्होंने अपना किया, राजनीतिक विस्तार कैसे किया। अब आपको समझना है कि राजनीतिक और व्यापारिक विस्तार करने के पीछे वजह क्या थी, है ना। क्या कोई शत्रुता है या कोई लगाव है, दोनों बातें। सबसे पहले क्या है, बंगाल की आर्थिक स्थिति। बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। मैंने आपसे बताया कि 60% निर्यात करता था रॉ मटेरियल। तो एशिया महाद्वीप से जो भी चीज़ें निर्यात की जाती थी उनमें बंगाल अकेला 60% करता था। तो दूसरी बात क्या, पहली बात क्या होगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। दूसरी बात क्या है, इसके पास क्या था, समुद्री परिवहन था, यानी इसके पास धन और सैन्य बल दोनों था। यानी इसके पास खुद की नेवी थी बंगाल के पास। क्यों थी, क्योंकि जिसके पास जल सेना होगी वही तो आसानी से लड़ सकता है। दूसरी बात क्या, साम्राज्यवादी विस्तार में, तीसरी बात यहाँ जोड़ दीजिए, साम्राज्यवादी विस्तार में अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कहाँ से मिल सकता था अंग्रेजों को, बंगाल से। यानी उनको लगा कि अगर साम्राज्य का हम विस्तार करते हैं, अगर बंगाल हमारे हिस्से में होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा किससे, बंगाल से। एक परेशानी 3 हो गए। चौथा कारण और इंटरेस्ट का क्या था, उसी समय कर्नाटक युद्ध चल रहा था। अब आप कहानी जोड़ सकते हैं, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कहाँ चल रहा था बेटा, भारत में। कब से कब चला बताओ जरा, 1756 तक, 1746 से 1756 कर्नाटक युद्ध हो रहा था। और यूरोप में युद्ध चल रहा था। यूरोप में 2 युद्ध, एक क्या चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध। वाह भाई, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। दूसरा क्या था, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। आप स्पेक्ट्रम को पढ़िएगा बेटा, सब समझोगे। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध, यानी जूझ कौन रहा था, जूझ रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के, यानी अंग्रेज जूझ रहे थे। अब उन्हें क्या चाहिए था, लाभ है, यानी क्या चाहिए था, पैसा। यानी सबसे बड़ा मूल कारण कौन बन गया, ये क्या बन गया, इन्हें उस समय चाहिए मनी। मनी क्या, पैसा। कहां से कितना ले आए, क्यों, क्योंकि युद्ध करोगे तो पैसा खर्च होगा। यहाँ कर्नाटक युद्ध तो लड़ ही रहे हो और यूरोप में सब वर्ष युद्ध चल ही रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध लड़ोगे तो खर्चा नहीं आएगा, आएगा ना। तो खर्चा आएगा तो पैसा चाहिए। ब्रिटिश सम्राट ने कहा कि ऐसा है, अब तक रॉ मटेरियल खरीदने में क्या करते थे, सोना चांदी देते थे। अब सोना चांदी देना नहीं है, अब लेना है। इकट्ठा करो, नहीं तो सारे युद्ध हम क्या होंगे, हार जाएंगे। तो क्या किया इन लोगों ने, मनी इकट्ठा करने का प्रयास किया। और इन्हें नजर आया कौन, सोने की चिड़िया, वो जौहरी की लड़की, सोने की चिड़िया। और सोने की चिड़िया था उस समय बंगाल। समझ गए मेरी बात, सोने की चिड़िया कौन था, बंगाल। अब ब्रिटिश सम्राट ने कहा कि मुझे अब क्या चाहिए, बुलियन चाहिए। अब बात आ गई, बुलियन स्टेट कौन है, बुलियन। क्या, मुझे बुलियन चाहिए, यानी सोना प्लस चांदी। जिस राज्य के पास सोना चांदी का भंडार है वही है बुलियन स्टेट, यानी बंगाल चाहिए। अब इसीलिए बंगाल में इनकी रुचि जगी नहीं, जगती नहीं। बताया गया कि सोना चांदी चाहिए, नहीं तो उधार जाएंगे। अब उसी समय एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, क्या, वणिकवाद का। कैसा, वणिकवाद। ये आपके स्पेक्ट्रम में मिलेगा, पढ़िएगा, इस शब्द को फंसाएगा भी। हाँ, वणिकवाद का मतलब होता है क्या, एक राज्य को अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में बुलियन रखना चाहिए, बुलियन रखना चाहिए।
यानी क्या, सोना चांदी। यानी कि ब्रिटिश सम्राट ने कहा कि हमें बुलियन चाहिए, हमें अब सोना चांदी दे के वस्तु नहीं खरीदना है, कच्चा माल, अब मुझे सोना चांदी ही चाहिए। पहले अंग्रेज बंगाल से कुछ लेके जाते थे तो उसके बदले सोना चांदी देते थे, दे के जाते थे। अब कहा ना, अब चाहिए। तो यही क्या हुआ, जब उसने कहा तो क्या शुरू हो गया भारत से, गंगा नदी के किनारे से उठाया गया रेत, सोना जा रहा है टेम्स नदी के किनारे निचोड़ने के लिए। यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, क्या भारत से जो धन का बहिर्गमन होना था वो शुरू हो गया। अब तक सोना चांदी दे के वस्तु खरीदते थे, अब सीधा सोना चांदी भारत के चाहिए। यानी कि गंगा से लिया गया, जॉन सुल्विन का कथन, भारत से एक स्पंज उठाया जाता था और ले जा करके टेम्स में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था से स्पंज किया जाता था, उस स्पंज को ले जा करके टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता था। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। यानी बात किसका था, दादा भाई नौरोजी ने आगे चल करके धन निष्कासन सिद्धांत को दिया है। यानी क्या, मनी ड्रेन सिस्टम, आप पढ़िएगा उसको। तो यानी अब यही शुरू होगा, यही शुरू हो गया। यानी भारत से क्या भारत बाहर जाएगा धन। अब आप समझ गए बुलियन क्या होता है। अब तो पता नहीं आपको ना कि बुलियन क्या चीज है। उसने कहा कि मुझे चाहिए, क्योंकि बड़ी के बाद एक सोच थी, या एक सोच है, एक सोच है जिसमें कहता था बुलियन चाहिए, सोना चांदी हीरा चाहिए मुझे। अब सारी बातों को अगर देखा जाए तो इन सारे कारणों का हम ठीक से अध्ययन कर ले जाएं, इन सब बातों का, तो बंगाल में अंग्रेजों के इंटरेस्ट का, आकर्षण का कारण यही है। यही है क्यों, 1651 में फैक्ट्री का स्थापित होना, 1617 में शाही फरमान का जारी होना, और उसी क्रम में 1757 प्लासी का होना, और आगे क्रम में 1764 में क्या होना, बक्सर का युद्ध होना, और आगे चल करके खोदा था क्या, पहले आप पढ़ लिए ना, 1651 पढ़ा आपने, 1717 पढ़ लिया आपने, 1757 प्लासी आगे पढ़ना अभी आपको, 64 आगे पढ़ना अभी आपको। अब इसमें गलती किसकी हो गई, अंग्रेजों से क्या गलती हो गई, गलती ये हो गई, कोई बात नहीं बेटा, वहां है, पैसा मत होइएगा आप लोग, है ना। अब जब बंगाल पर आगे चल करके, भाई हमने कहा कि फैक्ट्री स्थापित हुई ही थी, शाही फरमान जारी, दस्तक मिल गया उनको करमुक्त व्यापार करने का, प्लासी का युद्ध हुआ, हरा दिया सिराज को और कब्जा कर लिया। फिर बची कुची कसर कहाँ खत्म हुई, 1764 में आके बक्सर में खत्म कर दिया, किसी पूरा पूरा बंगाल ले लिया अंग्रेजों ने। जब ले लिया तो समझ नहीं पाए, समझ तो नहीं पाए। ये कहानी 1651 में जिसको अंग्रेजों ने शुरू किया और 1764 में ला करके बंगाल को अपने कदमों में रख दिया, लेकिन इस बात को भूल गए, इसी बंगाल का उन लोगों ने विकास करना शुरू कर दिया। कैसा विकास करना, जब अंग्रेज यहाँ रहने लगे, इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया और वहाँ कारखाना बनाया, व्यापारिक केंद्र बनाया, तो जाहिर सी बात है जब व्यापारिक केंद्र बनेगा तो यहाँ शिक्षा का भी केंद्र स्थापित हुआ। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, भारत में शिक्षा का विकास मॉडर्न इंडिया से आज समझ जाओगे। शिक्षा के विकास में एक महाचूक 1835 में एक निहायत ही समझदार कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ पता नहीं, मैकाले था, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और मदरसे स्थापित हुए बंगाल में। अब हुआ क्या वहाँ, जैसे ही शिक्षा का विकास बंगाल में हुआ, बंगाल के नागरिकों ने कहा सोना चांदी तो बचा नहीं, सब तो अंग्रेजी में ले जा रहे हैं, लाओ पढ़ी लिख लेते हैं। उन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ा, अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ा तो भारत की जनता कहाँ चली गई, लोग पढ़ के कहाँ गए, यहाँ बंगाल में कुलीन वर्ग यानी श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे, वो लोग यात्रा करके चले गए विदेश। और विदेश का मतलब यूरोप महाद्वीप के, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सब घूमने लगे अंग्रेजी पढ़ के। और जब गए बाहर निकले तो जानते क्या हुआ, जैसे उन लोगों ने यानी कि अन्य देशों की यात्रा की, वैसे ही उनके मन में दो विचार उत्पन्न हुआ। कैसा विचार, शिक्षा ने आग लगा दिया,
उनको मोटिवेट कर दिया किस बात को लेके कि हमें चाहिए आजादी, क्योंकि उन्होंने देखा कि आजादी क्या चीज होती। अन्य देशों में आता कि देखे जो देश गुलाम थे वहां संघर्ष करके लोग अपने आप को आजाद कर ले रहे हैं, तो आजादी का ख्वाब देख लिया। अब आजादी का ख्वाब दो तरीके से देखा, कहा कि अहिंसा, मारेंगे नहीं धरना देंगे। दूसरा कहा नहीं मानोगे तो काट के फेंक देंगे। साउथ वाली मूवी, उत्तर भारत मूवी बनती है, बॉलीवुड वाले बनाते थे, उसमें च्यों च्यों करेंगे, चू चू बस मार, उसमें काटने का सिस्टम उसमें नहीं है। साउथ में हिंसा वाला है पूरा का पूरा, है ना। साउथ में सब चीजें, गद्दारी भी चरम पे होती है। बॉलीवुड की मूवी कोई देखिए, समझम नहीं आता वो क्या कहना चाह रहे, तोतले बन जाते उसी में, है ना। चलिए, तो यानी कि उनके अंदर स्वतंत्रता की अलग जग गई। अगर बंगाल को अपने कब्जे में अंग्रेज नहीं लेते तो भारत में आज़ादी जैसी चीज जल्दी नहीं आती। और ये जन्मदेश जाके जब पढ़ लिए, अंग्रेजी आ गई इनको, तो वहाँ के साहित्य को पढ़ा तो इनके अंदर आज़ादी का जुनून सवार हुआ। इन लोगों ने कहा आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्र होना है और हम हिंसा करेंगे, अहिंसा दोनों अपनाएंगे। दोनों रास्तों पर चल पड़े और भारत में किसकी उत्पत्ति होगी? राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। इनके ऐसा करने से जन्म लिया है, अपनी कब्र खोद लिया किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। मैंने पहले ही कहा था कि कब्र खोद लेंगे, बचेंगे नहीं। अब अंग्रेजों के गले की फांस है बंगाल। अरे राम क्या करूं, ओहो। बंगाल में एक नाम है रास बिहारी बोस। कहते घबराओ ना, तो दिल्ली, अब बंगाल घबराने लगी किससे? इनसे। ये पढ़ लिख के आए कि रोजे कुछ न कुछ दंगा फसाद करते थे लोग बंगाल में, अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसा करते छोड़ देते हैं। किसे? बंगाल की राष्ट्रवाद जो पनपा था उसे तोड़ने के लिए प्रयास किया। 1905 में विभाजन कर दिया बंगाल का, फिर भी नहीं तोड़ पाया। तो कहा क्या करें? कहा कि भाग चलते हैं बंगाल छोड़ के, अब यहाँ रह नहीं पाएंगे। बंगाल छोड़ करके अंग्रेज दिल्ली जाने लगे। कहे दिल्ली चलते हैं। 1911 में बंगाल से राजधानी दिल्ली जाएगी, घोषित हो गई, जबकि 12 में बनेगी। बिना जैसे मंदिर बने अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, वैसे ही अंग्रेज डर के मारे जल्दी से ही 1911 में राजधानी घोषित कर दी। किसे? दिल्ली को। और बनी 1912 में। लेकिन उस इमारत को जहां सारी चीजें होनी थी, वो इमारत जिसे दिल्ली जो बसा रहा था, एडवर्ड लुटियंस और जॉर्ज बेकर, उन दोनों लोगों ने दिल्ली को कहा था कि ये तो 1931 में उद्घाटन करो तब रह पाओगे। जैसे जल्दी यहाँ हो गया चुनाव को देखते हुए, वैसे यहाँ हो गया। जैसे वायसराय पहुंचा, हार्डिंग द्वितीय था क्या, जैसे पहुंचा मार दिया बम, छितरा गए तुरंत राजशाही बोस ने, मतलब बम मारा, मरे नहीं थे। कौन? वायसराय। लेकिन झटका दे दिया था कि दिल्लियों में नहीं बख्शेंगे। ये लोग भाग गए बंगाल छोड़ के। अंग्रेज क्यों भाग गए? क्योंकि वो डर रहे थे। पहले उसी बंगाल से प्रेम था, अब वही बंगाल जब शिक्षा पा गया तो जीने नहीं दिया। अब जिस देश में अगर बंगाल नहीं होता तो आज़ादी इतनी आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद की चिंगारी वही है। इसलिए इस पर सारा जो मैंने अभी आपको बता दिया, अब यहाँ तक जब हम देख लेते हैं 1931 से सारी बातें हमने देखा। लेकिन अभी आप ये मत सोचिएगा कि हमने क्लास को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अभी हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के शासकों को, यानी मुर्शीद कुली खां से लेकर के सिराजुद्दौला तक, किससे? मीर जाफर, मीर कासिम तक। उन शासकों को जानने के बाद वहीं हम प्लासी लड़ेंगे और बक्सर लड़ेंगे, उसके बाद हम विभाजन करेंगे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में ये हिस्सा आता है कि राष्ट्रवाद के पनपने से हुआ क्या था। मैंने इसीलिए कहानी आपको बता दिया। इसमें एक मेंस का सवाल बनता है, यूपीएससी की बात किया जाए, यूपीपीसीएस की बात किया जाए, दोनों बन सकता है। या कोई भी स्टेट है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी ही नहीं, इसके अलावा भी जितने भारत में स्टेट हैं, अगर वो प्रांतीय जो सिविल सेवा का आयोजन करते हैं तो न वहाँ पे मेंस में ऐसा सवाल बन सकता है कि मेंस सिलेबस में हो। तो
कैसा सवाल कि बंगाल ने भारत के समस्त आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। बंगाल ने भारत के समस्त आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपनी राय दें। पूरा जितना लेक्चर मेरा है यही है। राष्ट्रवाद अंतिम, बंगाल की अंतिम परिणति राष्ट्रवाद है। समझे अब मेरी बात? एक दिन में नहीं पनपा, खूब पढ़े, अंग्रेजी पढ़ाओ, पढ़ ले, कहा चलो ठीक है बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी किस पर होगी? ब्रिटिश साम्राज्य और बंगाल के नवाब, उनसे संघर्ष करवा देंगे आपको हम। आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए और स्पीड 2 टाइम करके अच्छे देखिए, बार बार सुनिए, चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी। एकदम तीर की तरह कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमने कहा मेंस का एक सवाल यहाँ बनता है। दूसरी बात और है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करिए, मुझे सुझाव दीजिए। कुछ और इसमें आपको लगता है कुछ जोड़ा जा सकता है तो बेशक आप बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, कहीं बुरे मानने की बात नहीं है। और बेहतर लगता है यदि आपको क्लास तो आप शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और इसके संबंध में कोई भी नोट्स या कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।